वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, 12 की बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले में राजनीति लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी के बाद अब इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरने के लिए बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती ने भी मोर्चा खोल दिया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने घटना को निंदा करते हुए कांग्रेस आलाकमान को घेर लिया है। मायावती ने कहा है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट पीट कर की गई हत्या काफी दुखद और निंदनीय है। इसके साथ ही मायावती ने कांग्रेस को घेरते हुए यह भी कहा कि हनुमानगढ़ की घटना को लेकर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है और क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर जाकर अब पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद करेंगे। मायावती ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया और कहा है कि कांग्रेस दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती है, जिसे उन्हें बंद अब कर देना चाहिए। मायावती के अलावा बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि अशोक गहलोत के साथ राहुल और प्रियंका गांधी, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल हनुमानगढ़ कब पहुंचने वाले हैं। क्या इस पर कोई उनका जवाब है? क्योंकि जो मामला निकलकर सामने आया राजस्थान के श्रीगंगानगर के पास हनुमानगढ़ से, वो वाकई दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये वीडियो है। हैरानी इस बात को लेकर है कि एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि राजस्थान में हुई मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर हर कोई शांत। हैरानी की बात इस बात को लेकर भी है कि वर्तमान में वहां पर जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की है, उसकी तरफ से कोई भी बड़ा नेता आलाकमान वहां पर पहुंचे हुए नजर नहीं आए। और जब मामला ये तूल पकड़ता नजर आता है तो बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया। वहीं बसपा सुप्रीमो की ओर से भी ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि केवल और केवल जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा जो होता है उसमें पॉलिटिकल माइलेज जब तक न मिले तब तक कांग्रेस पार्टी कोई काम करती नहीं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले लखीमपुर में हुई घटना को लेकर पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला था, लेकिन वो ड्रामा यानी कि पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास जो लखीमपुर खीरी को लेकर किया गया था, वो स्थितियां हनुमानगढ़ में देखने को क्यों नहीं मिली हैं? क्या दलितों को लेकर केवल और केवल राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्यों चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, वो लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने साफ नौटंकी करने का प्रयास किया, जैसा कि आरोप मायावती की ओर से लगाया जा रहा है कि ये कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। जो बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाली सरकार, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, क्यों चुप हैं? क्यों इस पूरे गंभीर मामले को लेकर, दलित पर हुए अत्याचार को लेकर कोई जिक्र करने को तैयार होता क्यों नहीं? वो अलग बात है कि इस मामले पर 4 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन स्थितियां आखिर क्यों ये बनी हुई हैं कि लखीमपुर खीरी को पॉलिटिकल पर्यटन स्थल बना दिया जाता नहीं है और लखीमपुर खीरी को बना दिया जाता है, लेकिन हनुमानगढ़ में ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलती। क्यों वो गहलोत के साथ, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं उनके साथ जाएं, वहां पर उनके परिवार वालों को सांत्वना दें, क्यों अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं? क्या केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसी वजह से ये ड्रामेबाजी हो रही है जिसका जिक्र मायावती की तरफ से किया गया? दलितों पर केवल घड़ियालू आंसू जो है वो कांग्रेस पार्टी बहाती है। क्या यह स्थिति है जिसका जिक्र उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए किया है? भाजपा सरकार की कार्यशैली पर अनेकों सवाल उठाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता चुप क्यों हैं? निर्दोष लोगों की हत्या अत्यंत दुखद मामला है और शर्मनाक मामला है, लेकिन इस पर कहीं कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और धनुष कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर धनुष कुमार जी, ये स्थितियां क्या बताती हैं कि केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां पहुंचती हैं? धनुष कुमार जी। को मारा उसको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को सांत्वना देता हूं और पूरे भारत के दलितों को यह मैं कहना चाहता हूं कि आपको एकजुट होना पड़ेगा। और 2 लाइन से शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये आज इसलिए शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, उसके जो राजनीति के ऊपर कलंक लगा है, इसलिए मेरा वहीं से 2 लाइन शुरू होता है। सफर मुश्किल है और डगर मुश्किल है, मुश्किल कम होने का नाम ले तो कुछ बात बने, मुश्किल बड़ी नजर में है
मुश्किल भरी नजर में है राहुल प्रियंका के लिए, राजनीति है मुश्किल। देखिए, आपको हमको समझना पड़ेगा, आज मेरे साथ साथ हेमंत जी पूरा भारत एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है जी। क्या पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ हनुमानगढ़ जाकर 50-50 लाख के मुआवजे देने की बात करेगा? क्या आज राहुल गांधी हनुमानगढ़ के किसी फुटपाथ पर बैठकर क्या वो अशोक गहलोत के लिए इस्तीफे की मांग करेगा? क्या हनुमानगढ़ के किसी चौराहे पर राहुल गांधी अपने जितने उनके दहशतगर्द कार्यकर्ता है, मैं आपको कह रहा हूँ दहशतगर्द कार्यकर्ता जी, उनको ले जाकर क्या वो बोल पाएगा कि कांग्रेस पार्टी में भी वही होता है जो उत्तर प्रदेश में हुआ? तो इस चीजों को आपको और हमको समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि पहले ही देश हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया 2014 के बाद, अब हिंदुओं में भी दलित सवर्ण होने लगा। सवाल होता है कि आपको हमको जितने भी बुद्धिजीवी सब समाज सब भारत में सब भारतीयों के लिए क्या यह कलंक नहीं है? क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी के राजनीतिक सफर में यह कलंक नहीं है? क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी कल ही चिल्ला कर बोल रही थी बनारस में, वो जो है मतलब कह रही थी मैं व्रत में हूँ। व्रत मतलब समझ गए, माँ का व्रत, मतलब आज के ये जो नवरात्रे है उसके व्रत में झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन सरासर सारी बात को झूठ बोल गया मंच पर से। तो जो हिंदू समाज को भी और हिंदू के व्रतों को भी झूठ बोलकर वो बरगलाने का काम करती है, तो क्या इससे प्रियंका गांधी को मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? क्या प्रियंका गांधी को शर्म नहीं आता कि जब एक दलित की मौत हो जाती सरेआम उसको मार दिया जाता है, तब किस चुनरी में किस माँ के चुनरी में मुंह छिपाती है? ठीक है, प्रशासनिक नुमाइंदों पर और सरकारी तंत्र पर सवाल जब खड़े होने शुरू होते हैं तो केवल उसमें ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं जहां पर आप ही की पार्टी की सरकार हो तो वहां स्थितियां अलग, और विरोधी पार्टी के नेता की सरकार अगर होती है तो वहां पर स्थितियां अलग होती हैं? यही सवाल है, गंभीर सवाल है कि क्या केवल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माइलेज देने का प्रयास हो रहा है? अगर ऐसा होता तो फिर हनुमानगढ़ में क्यों नहीं जमावड़ा लगा है? प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कुछ कहना भी चाह रही थी। प्रतिमा जी, क्या इस पर जवाब है? किस तरीके से इन सारी चीजों को समझा जाए कि पॉलिटिकल पर्यटन स्थल बना दिया जाता है लखीमपुर खीरी को, लेकिन हनुमानगढ़ में जब ऐसी जघन्य स्थितियां बनती हैं, अपराध चरम पर पहुंच जाता है, तो वहां पर सब कुछ मौन, शांति? नहीं, आपको कैसे लग रहा है नॉर्मल है, शांति है? मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ बैठे हमारे भाई बहुत बुद्धिजीवी हैं, बात कर रहे थे। पहली बात तो जिस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करने की तमीज ना हो वो मुझे बुद्धिजीवी नजर नहीं आता। आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या करता है, क्या करती है, ये बड़ा शर्मनाक। बौखलाइए मत, आप बुद्धिजीवी के नाम पे कलंक करते हैं। मैं आपको यही बोल रही हूँ, बौखलाइए मत और सुन लीजिए। आप बुद्धिजीवी के नाम पे लंबा चौड़ा कलंक है, आपको टीवी पे सामने आपके मुंह पे बोल रही है। आप सुनिए, प्रियंका गांधी जी ने मंच पे जो भी बोला सब सत्य, एक भी बात उसमें झूठी नहीं थी। और ये जो बातें बड़ी बड़ी यहाँ पे हो रही है, ऐसी कौन सी घटना उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर और जो आपने देखा होगा एमपी में हो गई, जिसमें तुरंत अब मैं ऐसी डिबेट नहीं करूंगी, फिर अब मैं जा रही हूँ। ओके कनोज जी, प्रतिमा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो बेहतर रहेगा। हम जिस पर डिस्कशन करने के लिए पैनल को हमने बैठाया है, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ओके धनोज जी मैं आ रहा हूं, एक बार डिबेट तो शुरू कर दें, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। ओके मैं आ रहा हूं, प्रतिमा जी अपनी बात पूरी कर दीजिए। ठीक है, रखिए अपनी बात। ठीक है, मैं धनोज जी आ रहा हूं, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें प्लीज। ओके, बोला है वो एकदम सत्य है, उसमें एक भी बात झूठी नहीं, और जिसे वो बातें झूठी नजर आ रही है मुझे ये लगता है कि उसे भारत देश से प्यार नहीं। और दूसरी बात, आप हनुमानगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, कौन से ऐसे केस में जहां पर इस तरीके की आपस झगड़े को लेकर के और हाथापाई हुई हो, मारा हो किसी को, और विद इन 4 to 5 आवर्स FIR फाइल करके
अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया गया है। मुझे एक इंसिडेंट यहाँ बैठे हुए एक भी व्यक्ति बता दे तो उस पर चर्चा होना लाजमी होगा मेरे हिसाब से। वहां पर 4 से 5 घंटों के अंदर FIR भी हो जाती है, अरेस्टिंग भी हो जाती है और प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा देने की बात है वो सामने आ जाती है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुआवजा 7 तारीख की घटना है प्रतिमा जी, मैं आपकी नॉलेज में बता दूं, 7 तारीख की ये घटना है। 8 तारीख को शुक्रवार को मामला दर्ज होता है। कौन से वो 4 घंटे हैं जिसके बाद ये मामला दर्ज हो जाता है प्रतिमा जी? और सवाल इस बात को लेकर है कि मामले तो वहां पर भी दर्ज होते हैं जहां पर आपकी सरकार नहीं होती, लेकिन वहां पर हो हल्ला और हुड़दंग और हंगामा जरूर होता है। प्रतिमा जी, आप पहले तो जानकारियां गलत देने का प्रयास करती हैं एक नेशनल टीवी चैनल पर। 8 तारीख को मामला दर्ज हुआ, 7 तारीख की ये घटना है। आप कह रही हैं 4 घंटे के बाद मामला दर्ज हो गया। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, राजस्थान का, जहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसी को डिफेंड करने के लिए एक प्रवक्ता यहां पर बैठकर ये कहती हैं कि 4 घंटे के बाद सब कुछ ठीक हो गया, मामला दर्ज हो गया। मैडम, अगले दिन मामला दर्ज हुआ है। मैं आपकी नॉलेज को दुरुस्त कर दूं, अगले दिन मामला दर्ज हुआ है। अब आगे कहें आप, अब आगे कहें। तुम मेरी बात सुनो मिस्टर हेमंत। पहले जी, मैंने कहा मामला संज्ञान में आने के 4 से 5 घंटे के भीतर। मैंने ये नहीं कहा कि एक्चुअल घटना घटित होने के 4 से 5 घंटे आप फिर आपने खुद ये जिक्र कर दिया कि 4 घंटे के बाद मामला दर्ज हो गया। हैरानी है। आप सुनने का मादा रखिए। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, लेकिन अगर आप गलत प्रिटेंड करेंगी तो हमारे पास भी फैक्ट फिगर है। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे प्रतिमा जी, अच्छा नहीं लगता। अब रखें अपनी बात, अब रखें कि एक दिन के बाद मामला दर्ज होने के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, आपने कह दिया ठीक है। मेरा सवाल इतना सा है, अपनी बात रख दें आप एक बार पहले, आप अपनी बात रख दें, रखिए। हमने तो गिरफ्तारी कर दी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या होता है, जरा उस पर भी बता दीजिए। उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी आपको बुलाया जाता है, लेकिन अभी जब बात हम राजस्थान की कर रहे हैं प्रतिमा जी, तो उसका ही जिक्र कर लें। राहुल गांधी और सुन लीजिए, यही लीपापोती चलती रहेगी, दलित मरता रहेगा, आम जनता मरती रहेगी, आप लीपापोती करते रहें। आप अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, आप अपना धर्म निभाएंगी, अच्छी बात है। ओके, जी की बेइज्जती करते रहे, लेकिन वो ना मैं होने दूंगी ना देश होने देगा, क्योंकि आज देश ही समझ चुका है कि आज देश के हर नागरिक के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी खड़ी है। लखीमपुर की घटना का कंपैरिजन आप पहले हनुमानगढ़ से करते हैं, राजस्थान के किसानों से करते, आपको शर्म नहीं आती? वो उस लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया किसानों को। आप वहां की घटना का जिक्र कंपैरिजन उस घटना से करते हैं जहां 2 लोगों ने आपसी रंजिश की वजह से एक दूसरे से मारपीट की और मारे गए। आपको शर्म आनी चाहिए। छोटी घटना है प्रतिमा जी, छोटी घटना है वो भी छोटी घटना है, और हम कहीं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। कंपैरिजन की स्थिति प्रतिमा जी इसलिए बनी है कि आप ही के नेता पर्यटन करने के लिए चले जाते हैं, वहां पर आप ही के नेता पर्यटन करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जहां पर सरकार है वहां पर मौन बैठ जाते हैं आपके नेता। इसलिए सवाल पूछा है आपसे, और ये सवाल पूछा अगर जा रहा है तो जवाब होना चाहिए आपके पास। लेकिन हैरानी है कि आप कंपैरिजन करने का जिक्र कर देती हैं और फिर ये कह देती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छी बात है, गहलोत सब कुछ डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, कंपैरिजन अगर कर दिया जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन जब ये चीख कर ये जिक्र कर दें कि चरणजीत सिंह चन्नी को हमने चुन लिया और एक दलित कार्ड बड़ा खेल दिया, लेकिन वही चन्नी साहब दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर नहीं पहुंचते, लेकिन वो लखीमपुर खीरी पहुंच जाते हैं। राजेश जी, राजेश जौहरी जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा। आशीष चतुर्वेदी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आशीष जी, इस पूरी घटना को लेकर केवल सियासत करेंगे? लखीमपुर खीरी का कॉलर सही और साफ करने के लिए सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि यहां पर क्यों नहीं नेता पहुंचते? जो पीड़ा है प्रतिमा जी की जो कह रही हैं वो। आशीष जी, देखिए हेमंत जी, अगर हम लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ है उसकी बात करें तो वो बहुत ही दुखद घटना है, और हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हों, सबने इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। और जो भी इसमें आरोपी है, चाहे वो किसी का भी पुत्र हो, कितना भी प्रभावशाली हो, किसी भी पार्टी संपर्क रखता हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब रही बात हम
जो घटनाक्रम हुआ है, बड़ा दुखद घटनाक्रम राजस्थान में हुआ है। एक दलित के ऊपर आप देखिए किस तरह से उसकी हत्या की गई है। और अभी हम कांग्रेस के चरित्र की बात कर रहे थे कि कांग्रेस का किस तरह से दोहरा चरित्र हमको देखने को मिलता है, जिसका जिक्र मायावती जी ने भी किया है। तो हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मात्र केवल दलितों के मामले में नहीं है। आप देखिए, चाहे किसानों की बात करें, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात करें, चाहे बेरोजगारों को लेकर के विषय की बात करें, कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र सामने आता है और ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में हम एक छोटा प्रांत है। उत्तर प्रदेश लगभग 24 करोड़ की आबादी का प्रांत है, राजस्थान की आबादी लगभग 8 करोड़ है। आपको ये जानकर के बड़ा दुख होगा कि राजस्थान महिलाओं के अत्याचार के मामले में, रेप के मामले में पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है। और यही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जब भी कोई घटना होती है तो यहाँ पर आते नहीं है, उसकी संभाल नहीं लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पे पुलिस चौकी में पुलिस वालों, आप चुप रहिए प्रतिमा जी, एक मिनट, प्रतिमा जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं इस तरह से नहीं करता हूँ, मैं, आप चुप रहिए। हेमंत जी आप तो चुप कीजिए, नहीं तो मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार प्रतिमा जी बात पूरी हो जाए आशीष जी की, इतना डिसिप्लिन तो रखें आप प्लीज। प्रतिमा जी एक बार बात पूरी हो जाए, फिर आपको भी सुनूंगा मैं। ओके, एक मिनट हेमंत जी। ओके प्रतिमा जी, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, इस तरह के मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। एक बार आशीष जी की बात पूरी हो जाए, फिर प्रतिमा जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप ही को सवालों का जवाब देना है। सभी लोगों को बिठाया करें। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। आशीष जी अपनी मेरी बात, आप अपने पैनल में सभी लोगों को बिठाएंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई विल डिसकंटिन्यू। ठीक है प्रतिमा जी, प्लीज ऐसे डिबेट धीरे होगी। प्रतिमा जी प्लीज, आप मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रखेंगे तो अच्छा लगेगा। कांग्रेस पार्टी को आप अगर प्रेजेंट कर रही हैं प्रतिमा जी, तो अच्छी तरीके से करें। अपना धर्म अगर निभा रही हैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पर, तो अच्छी तरीके से निभाएं। ओके, मैं आ रहा हूं प्रतिमा जी आ रहा हूं। एक बार आशीष जी की बात पूरी हो जाए प्लीज। मैं डिस्कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता हूं। ठीक है आशीष जी अपनी बात रखें। डिबेट नहीं करता। आशीष जी अपनी बात रखें। नहीं, आप चुप कराइए पहले। कौन सी संस्था का डेटा है? गलत इंफॉर्मेशन में अपनी जनता तक नहीं पहुंचने दूंगी, ये मेरा कर्तव्य है। एक मिनट हेमंत जी। ठीक है प्रतिमा जी मैं आपको मौका दे दूंगा। अरे प्रतिमा जी, एनसीआरबी के आंकड़े अगर खोल कर रख दिए ना तो राजस्थान की सरकार को शर्म आ जाएगी। प्रतिमा जी मैं कह रहा हूं 5 मिनट रुक जाइए, एक बार आशीष जी को सुन लो, उसके बाद आपको सुनूंगा मैं। प्लीज डिसिप्लिन रखिए थोड़ा। हेमंत जी एक मिनट, ये अखाड़ा नहीं है, ये संसद नहीं है, सड़क नहीं है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। प्लीज ओके, मैं आपको मौका दूंगा, रखिए अपनी बात। आशीष जी रखिए। हेमंत जी नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखा कीजिए, मैं अगर सर कंटिन्यू करें अपनी बात प्लीज, को इंटरप्ट नहीं करें। ओके ठीक है, ओके। अभी आंकड़ों की बात कर रही, मैं आंकड़े ही सामने रख रहा हूँ। आप चुप रहिए कि कैसे लोगों को बुला लेते हैं आप बताइए। ये आंकड़े सुनने को तैयार नहीं है। सर रखिए अपनी बात प्लीज। ओके, आई एम लीविंग। सॉरी हेमंत जी, मैं इस तरह से बहस नहीं करता हूँ। प्रतिमा जी ऐसे आप ना तो सवाल का जवाब ले पाएंगे और ना ही हम सवाल पूछ पाएंगे। मुझे मजबूरन आपको फिर पैनल से हटाना पड़ेगा। प्रतिमा जी फिर आप कहती हैं कि विपक्षी पार्टियों को मौका नहीं मिलता, और जब मौका मिलता है तो आप उल्टे सीधे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर देती हैं। और पैनल पर जो जवाब देने के लिए बैठा है उसका जवाब सुनने के लिए थोड़ी क्षमता रखिए ना। अगर सच्चाई कोई कह रहा है तो कड़वी अगर लग रही है तो थोड़ा सुन तो लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। पैनलिस्ट जो है वो चला जाए, अपनी बात आप रखे जा रही है लगातार। राजेश जौहरी जी आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी राजेश जी, ये जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं, क्योंकि हैरानी इस बात को लेकर होती है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी की जान जाने के बाद अगर हो तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि अगर ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में होती तो यहां जमावड़ा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और तमाम पार्टियों का लग जाता। लेकिन वही स्थिति जहां पर सरकार कांग्रेस पार्टी की है, वहां कांग्रेस के बड़े नेता नहीं जाएंगे, वहां पर ड्रामा नहीं होगा। किस तरीके से देखें इसको? देखिए, ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अपने कि अगर किसी दलित की या किसी भी नागरिक की अगर हत्या हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है। लेकिन मुद्दा ये है कि एक मिनट, हमारा कैमरा जरा गड़बड़ हो रहा है आज। तो लेकिन चिंता की बात ये है कि अगर ये एमपी या यूपी में ये चीज हुई होती
तो पता नहीं क्या हो गया होता, पूरा ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा होता। और इसका एक उदाहरण है, नेमावर में एक घटना हुई थी, आपको ध्यान हो, अब से नेमावर एक जगह है जी, तो इंदौर के पास, तो वहां पर एक घटना हुई थी, उसमें चंद्रशेखर रावण भी आ गए, उसमें कमलनाथ भी चले गए, उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर, दिग्विजय सिंह जी भी चले गए, सारे लोग चले गए, और ऐसा कर दिया जैसे कि पता नहीं वो शिवराज सिंह चौहान नहीं मारा हो उन लोगों को, इस तरह की स्थिति बन गई। लेकिन वैसा आपको राजस्थान में नहीं दिखेगा। इससे पहले भी एक विशेष वर्ग के लोगों ने दलितों की हत्या की थी, उनके ऊपर हमले किए थे, उसको भी कहीं ना ट्रेंड हुआ, ना उस पर कोई किसी तरह की बहस हुई। तो ये एक सेलेक्टिव अप्रोच है विपक्ष की, और ये चिंता की बात है, क्योंकि देखिए दलित हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसकी जान जा रही है तो फिर वो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, एक जैसी वॉइस होनी चाहिए, अगर हम सही में डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानते हैं। जी जी। पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये थी कि अभी शक्कर के किसानों पे इतनी बहस चल रही है, शक्कर के किसानों पे लाठीचार्ज हो गया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अब आप जो बार बार, हम एक बार पिछली बार भी आपके डिबेट में बोला है हमने जी कि टूल किट वो कितना जबरदस्त टूल किट है, जो आज तक हमें दुखी होता है कि बीजेपी की सरकार, जैसे एनडीए की सरकार है, आज तक टूल किट वाले मामले पे अपनी जो इनकी एजेंसीज है वो उस पर कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए, घटना होने से पहले ही उनको मालूम होता है कि अब ये करना है। जो भी लोग ट्रेंड कर रहे होते हैं, जो ट्विटर वाले होते हैं, बड़ी अच्छी लैंग्वेज में सब तैयार रहता है उनका मैटर कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और वो बाकायदा लिखित में पकड़ा गया है पहली बार उस लड़की के जो आईडी से, जो आपने देखा होगा बेंगलोर की थी जो। करेक्ट। तो अब ऐसी स्थितियों में क्या हो रहा है कि आप देखिए, जो चंद्रशेखर रावण ने जब रैली निकाली थी पूरी इंदौर से लेके और नेमावर तक, तो ऐसा माहौल बन गया था। और चिंता ये है कि 21% का जो आपका आंकड़ा है, जिसे प्रतिमा जी कह रही हैं कि आंकड़ा गलत है, तो वो एनसीआरबी का डाटा है, शायद वो कोई विकी न्यूज का डाटा नहीं है, जहां तक हमारा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल एनसीआरबी का डाटा है, और वो क्रॉस चेक किया जा सकता है। हाँ। दूसरी बात ये है कि प्रतिमा जी अभी जी ठीक है राजेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी बनी हुई हैं। प्रतिमा सिंह जी, आपकी लगातार चीख कर बोलने की वजह से हमारे साथ पैनलिस्ट थे, बीजेपी प्रवक्ता, वो चले गए। थोड़ा डिसिप्लिन रखना बड़ा जरूरी है कांग्रेस पार्टी को। सड़क संसद नहीं है ये चैनल है मैडम। आपको सुन रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को सुन रहे हैं, आप प्रेजेंट कर रही हैं उनको। चिल्लाने से होगा नहीं कुछ भी ना प्रतिमा जी। ओके अपनी बात रखें अब आप। ओके अपनी बात रखें अब। आपको जितना बोलना है प्रतिमा जी, एक सेकंड बात तो सुनिए मैडम, सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। आप महिला हैं और महिला प्रवक्ता अगर आप हैं तो कम से कम सुनने की क्षमता तो रखिए। 5 मिनट जितना आपको बोलना है, मैं आपको पूरे 5 मिनट दे रहा हूं प्रतिमा जी। बोलिए आप बोलिए, और बीच में किसी पैनलिस्ट के इंटरप्ट ना कीजिएगा, ठीक है? अपनी बात रखें आप। मुझे इंटरप्ट मत करिएगा तथ्यों के नाम पर। रखें आप तथ्यों के नाम पर जौहरी जी को क्यों नहीं इंटरप्ट किया? अब अपनी बात रखें अपनी बात प्रतिमा जी, अपनी बात रखें अब आप। नहीं था, आपने क्यों नहीं टोका उनको? अब अपनी बात रखें आप। तो आपने टोका, मैं रख रही हूँ, आप चुप हो जाइए 1 मिनट के लिए। आपने टूल किट के मुद्दे पर उन्हें ये क्यों नहीं कहा कि टूल किट फर्जी साबित हो गया? मैं जब टूल किट पर बात कर रहा हूँ तब मैं उस पर डिस्कशन कर लूंगा प्रतिमा जी। और एनसीआरबी के जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, अगर राजस्थान के अगर खोलकर मैंने सामने रख दिए तो आपको और आपकी सरकार को शर्म आ जाएगी मैडम। महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान है। ये आंकड़े आए हैं, ये हम नहीं दे रहे, ये वीके न्यूज नहीं दे रहा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। उत्तर प्रदेश से आप कंपैरिजन करना अगर शुरू कर देती हैं तो महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश अगर ऊपर है तो रेप के केसेस सबसे ज्यादा राजस्थान में है। वो आंकड़े मैं आपको बता दूंगा और आप पर्सनली आकर मुझसे ले लीजिएगा प्रतिमा जी, मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन कम से कम झूठ ना बोलें आप, एक बार अपनी बात रख दें, उसके बाद और भी पैनलिस्ट हैं उनको भी सुनूंगा मैं। रखें अपनी बात, अब आप रखें। और दूसरी बात, आप अन्य पैनलिस्ट को खामोशी से सुनते हैं, वो गलत बोले या सही बोले। प्रतिमा जी, मैं अब आपको मौका दे रहा हूँ, मैं किसी और का नाम ले रहा हूँ। प्रतिमा जी, मैं किसी और का नाम ले रहा हूँ क्या? मैं आप ही का नाम ले रहा हूँ। अब रखिए ना बात, अपनी बात रखें अब आप। ये क्या कर रहे हैं आप बीच में टोक रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता हैं। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। रविकांत जी हमारे साथ हैं, दलित समर्थक हैं। रविकांत जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। रविकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? रविकांत जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया उनसे। प्रतिमा जी, एक बार फिर मौका दे रहा हूं, अपनी बात आप रख रही हैं, अपनी बात रख दीजिए। चलिए
डॉक्टर धनुष कुमार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर धनुष कुमार जी, आपने जब अपनी बात रखी तो कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से परेशानी और पीड़ा हो जाती है, वही पीड़ा प्रतिमा सिंह जी को हो गई थी। लेकिन सवाल तो बड़ा गंभीर है कि अगर कांग्रेस पार्टी की जहां से सरकार होगी, वहां पर अत्याचार का मामला अगर सामने आएगा तो सब मौन हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे, वहां पर सन्नाटा पसर जाएगा। लेकिन वहीं बीजेपी पार्टी की सरकार जहां पर होगी और वहां पर अगर मामला सामने आ गया, चाहे वो दलित अत्याचार का हो, मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, तो वहां पर पर्यटन स्थल बन जाएगा। वही सवाल था, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं। धनुष जी, देखिए हेमंत जी, सवाल आप लखीमपुर का कर ले या ये हनुमानगढ़ का, तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे से सुने। किसी दलित पर अत्याचार करना, किसी दलित पर जुल्म करना, महात्मा गांधी के आत्मा पर जुल्म करना, महात्मा गांधी के ऊपर प्रहार करना होता है। क्योंकि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा चिंतित अगर किसी के प्रति था तो वो थे दलितों के प्रति। और आपको यह बात मैं नहीं कह रहा, यह इतिहास कह रहा है। और सवाल यह उठता है, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आप मान लीजिए एक जगह सबको पता है कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, मैं भी उस चीज को बहुत गौर से देखा और कई बार डिबेट में बोल चुका कि आप प्रदर्शन करिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए डिप्टी सीएम के आगमन के बाद आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते। मान लीजिए कहीं उप मुख्यमंत्री जी जा सकते हैं और किसी चीज से आपको आपत्ति है तो आप वहां विरोध दर्ज कर सकते हैं, आप वहां पर उल्टे पुल्टे नारेबाजी नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी का परिवेश और राजस्थान का परिवेश में धरती आसमान का अंतर है। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी ने यहां तक कि झाड़ू पोछा पर उतर गया, मैं फिर वो शब्द यूज करता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, झाड़ू पोछा तक उतर गई। वो झाड़ू पोछा करने से भी गुरेज नहीं की, जबकि सबको पता है कि प्रियंका गांधी कौन है, जिनके घर में 100 नौकर है, और वो झाड़ू पोछा करने आ गई। तो यहीं पर सवाल उठता है, मुझ जैसे पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक को यहीं पर चिंता होने लगती है कि ये जो ड्रामा है, ये दिल्ली में जो है मंडी हाउस में एनएसडी कहीं बंद होकर कहीं और तो नहीं खुल गया है। तो उस मुझ जैसे डॉक्टर धनुष कुमार को तकलीफ होना शुरू हो जाता है कि प्रियंका गांधी कोई दूसरे एनएसडी में तो नहीं दाखिला ले लिया, कोई रिहर्सल तो नहीं कर रही है। अगर वो वाकई में चिंतित होती इस देश के जुर्म के प्रति, तो वो सबसे पहले ट्वीट करती कि अशोक गहलोत इसको तुरंत देखिए और आप भागकर उस दलित परिवार के यहाँ जाइए, नहीं तो मैं आ रही हूँ। क्योंकि दिल्ली से 4 घंटा 5 घंटा लगता हनुमानगढ़ जाने में, मुझ जैसे लोग अक्सर जाते रहते हैं। तो ये दूरी जो कि 1 घंटा लगता है लखनऊ जाने में एयरपोर्ट पर, और यहाँ 4 घंटा मतलब 20 या 25 मिनट का खेल है, 1 घंटे का खेल है यहाँ भी। बिल्कुल इस खेल में हेमंत जी ना तो राहुल गांधी नजर आते हैं, न प्रियंका गांधी नजर आती है, न चन्नी नजर आते हैं, न अठन्नी नजर आते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, बुरा लगे किसी को, मैं सीधा कर रहा हूँ, न चन्नी अठन्नी आते हैं नजर, न अठन्नी नजर आते नजर, न 50 लाख न 5 लाख, कुछ भी नजर नहीं आते। आप क्या दिखाना चाहते हो पूरे भारत को, आप क्या कहना चाहते हो? आपका जो ये पैमाना है, ये 2 धारी तलवार जो है, इस तलवार को प्लीज फेंक दीजिए आप। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता से कहना चाहता हूँ, इस देश से कहना चाहता हूँ, देश को आप बेवकूफ और गुमराह नहीं कर सकते। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब सच बोला जाता है तो सच बड़ा कड़वा लगता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ यही तकलीफ है कि उनसे जब सवाल पूछा जाए तो वो जवाब देते नहीं, जवाब देने से बचते हैं और चिल्लाकर हेमंत जी एक बात नोट कर लीजिए, मेरा आज बहुत लोग सुन रहे हैं जी, जिसको सहने की ताकत नहीं है उसको कहने की ताकत नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को मादा नहीं है सहने की, तो उसको कोई अधिकार नहीं कहने की। मैं बीके चैनल पर से ये दावा करता हूँ पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी में अगर मादा नहीं है सहने की, तो उसको कोई हकीकत हक अधिकार नहीं है कुछ कहने की। अगर वो सह सकता तभी कह सकता, और उसको सहना पड़ेगा, उसको माफी मांगना पड़ेगा कि जो जुर्म हुआ है हनुमानगढ़ में उसके लिए पूरा कांग्रेस शर्मसार है, उसको बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके प्रवक्ता को बोलना पड़ेगा, और यहाँ माफी मांगनी पड़ेगी उनको कि हमारे राज्य में यानी राजस्थान में जो घटना घटी है उसके लिए पूरा कांग्रेस लज्जित है, उसके लिए पूरा कांग्रेस शर्मसार है, कहना पड़ेगा। जी ठीक है धनुष जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आशीष चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी, जो जिक्र हालांकि प्रतिमा जी लगातार कर रही थी, फिलहाल वो डिबेट में अभी फिलहाल है नहीं,
अपनी बात आप रख दें, उसके बाद फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाता हूं। आशीष जी। देखिए हेमंत जी, मैं अभी सुन रहा था, अभी जो आपके जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए हेमंत जी, मैं कुछ तथ्यों पर जाना चाहता हूँ। जो पिछले कई सालों से हम घटनाक्रम को अगर देखें तो कांग्रेस हमेशा इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे कोर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, और लगभग 7-8 सालों से वो करने की कोशिश कर रही है। हाँ। जैसा वो बता रहे थे ना, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश बहुत समझदार है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, यहाँ पे लोकतंत्र बहुत जीवित है, यहाँ का जन जन समझता है कि आपका क्या प्रयोजन है। जी। आप भट्टा पार्सों से लाइए, 2012 में भट्टा पार्सों को लेकर के आंदोलन खड़ा करते हैं, उसके बाद चुनाव में क्या कांग्रेस का आश होता है सबको पता है। आप देखिए प्रियंका गांधी जी सोनभद्र में जाती हैं, वहां पे क्या हो रहा है, उसके बाद ये हाथरस में जाती हैं, और अब ये लखीमपुर खीरी जा रही हैं। तो इसका कोई ग्राउंड लेवल पे कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। आप देखिए न इसमें संगठन में कोई प्रभाव पड़ रहा है जी, क्योंकि आप क्या है कि एक टूरिज्म की तरह महीने में 2 बार जाते हैं, घूम फिर के फिर वापस लौट के आ जाते हैं। आप अपने संगठन पर ध्यान देते नहीं है। हाँ। आप देखिए हेमंत जी, अगर आपको ध्यान होगा तो अभी 2-3 दिन पहले इनके जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट भी किया है। अब ये तो इन्हीं के रणनीतिकार है ना, हमारी पार्टी के तो कोई एजेंट है नहीं, इन्हीं की पार्टी को सलाह दे रहे हैं, और वो खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होना नहीं है। अब बेनिफिट कैसे होगा? देखिए, जनता से जुड़ने के लिए आपको जनता से जुड़े मुद्दों को सतत उठाना पड़ता है। आपका जो चरित्र है वो पूरे देश को कहीं पे भी दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। देखिए हेमंत जी, जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, आप जैसे यूट्यूब चैनल चलते हैं जी, आप देखिए देश में कोई खबर कहीं रुकती नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उसको राजस्थान के घटनाक्रम के बारे में पता नहीं पड़ रहा है। आज का देखिए पूरी तरह से जो न्यूज है वो फ्लो होती है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, सब जगह सबकी घटनाक्रम की जानकारी सबको रहती है। तो जिस तरह से आप एक मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर राजस्थान में चुप्पी ओढ़ लेते हैं, यहाँ पे आप कोई सहायता देते नहीं है, जो सहायता दी है आपने वो नाकाफी है। आप देखिए मात्र अहमद, आप, और जहां तक ये बार बार बात आ रही है कि आपने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो मैं आपको एक बात बताऊं आपको कि जो भारत है वो बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप किसी का वीडियो वायरल कर दें जहां पे 4 अभियुक्त तो दिखे जाएं उसको मारते हुए और फिर पुलिस उनको नहीं पकड़ पाए। अभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है। आप देखिए, हमको बनाना रिपब्लिक थोड़ी है जहां पे आप किसी की हत्या कर रहे हैं, आपका वीडियो वायरल हो रहा है और आप किसी को गिरफ्तार ना करें। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, वही यही स्थिति है। लेकिन यहां पर जब कांग्रेस पार्टी ये जिक्र कर दे कि आप एक बड़ी घटना का कंपैरिजन कर रहे हैं हनुमानगढ़ की घटना से, तो ये गलत है। ये केवल बदनाम करने का प्रयास है। ये जिक्र अभी प्रतिमा जी कर रही थी। देखिए, हम किसी से कोई तुलना कर नहीं रहे हैं। देखिए हेमंत जी, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं, हम तो लखीमपुर घटना की भी निंदा कर रहे हैं। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की निंदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो और क्या करा जा सकता है? आप देखिए। हाँ। आप देखिए कि ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ 3 तारीख को, तो सरकार की पहली प्रायोरिटी क्या थी? ये जो पॉलिटिकल नेता है इनके दौरे कराना प्रायोरिटी थी कि वहां पे क्राइसिस को डिफ्यूज करना प्रायोरिटी थी? सरकार की ये प्रायोरिटी थी कि वो जिन लोगों की डेथ हुई है जी, उनके जो उनका पोस्टमार्टम किया जाए, प्लस उनके जो शव परिजनों को सौंपे जाएं, उनका दाह संस्कार किया जाए। आप देखिए सरकार ने 24 घंटे के भीतर में पूरी क्राइसिस को डिफ्यूज किया, मुआवजा तय किया, परिवार में जो है एक जो आश्रित है उनको नौकरी की व्यवस्था की। बाकायदा एडीजी जो है सरकार के वहां पे जाते हैं, वहां पे लोगों से वार्ता करते हैं, और वहां पे किसानों का कोई ऐसा प्रदर्शन था ही नहीं। ये तो आप देखिए पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए सबको लगा कि एक बड़ा मुद्दा आ गया है, चुनाव आ रहे हैं, हम पहले भी इस तरह की राजनीति करते रहे। अब देखिए ये अपने जो पुरानी राजनीति से सबक भी नहीं ले रहे हैं। हाँ। ये लगातार कई वर्षों से इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इनको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, फिर भी सबक नहीं ले रहे हैं। बताइए। बिल्कुल, और इसी को लेकर जब गंभीर सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन जब सवाल उनसे पूछे जाए जो सच है, दरअसल कड़वा होता है, तो उन सवालों का जवाब उनके पास था नहीं। यही वजह है कि वो डिबेट छोड़कर चले गए। आशीष जी, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ हेमंत जी, बिल्कुल लास्ट में। देखिए, जब आपके दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे मैं बहुत शांति से सुन रहा था जी जी, चाहे आपके वरिष्ठ पत्रकार हो चाहे कांग्रेस के हो, तो आप में सुनने की सहन शक्ति होनी चाहिए। अब आप इस तरह से बहस करेंगे कि आप सुनने का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि आप और हम कोई एक कमरे में नहीं बैठे हुए हैं, हमको लाखों लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचेगी तो फिर बोलने का मतलब क्या है? ठीक, ओके आशीष जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ राजेश जौहरी जी भी हैं। राजेश जी, ये स्थिति पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है कि अगर जब सवाल पूछा जाए तो या तो बच निकले या फिर चिल्लाएं, क्योंकि चिल्लाने से शायद उनको लगता है कि झूठ सच हो जाए। ये स्थिति प्रतिमा सिंह जी के साथ थी जो प्रवक्ता थी, हालांकि वो भाग गई। आप
इसमें हेमंत जी बीच में ऑडियो कट गया था, तो प्रतिमा सिंह जी ने जो एक बात कही कि आपको कैसे मालूम कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसा अभी आशीष जी ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर कोई इतना सीनियर नेता ये कहता है आपको कैसे मालूम, बिल्कुल, तो उसकी अकल पे बड़ा तरस आता है कि उसको यही नहीं मालूम है कि आजकल पूरा का पूरा ग्लोबल विलेज बन गया है पूरी दुनिया जी। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हम कहने वाले थे पर ऑडियो कट गया था, कि जब किसी दलित पे हमला होता है तो अपने देश में क्या होता है, वो एक थोड़ा चित्रण करना चाह रहे थे कि सबसे पहले ये देखा जाता है इस तरह के जो गिद्ध टाइप के जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक नेता हैं जी, वो लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दलित पे हमला हुआ है तो किसने किया है, मतलब कौन सी जाति ने किया है, पहली बात जी। और अगर समझ लीजिए कि वो जाति सवर्ण है तो फिर उनके लिए मुद्दा है। अगर गलती से वो जाति समझ लीजिए कि दलित पे दलित है तो फिर उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, दलित पे अल्पसंख्यक है तो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब उनका दूसरा एस्पेक्ट रहता है कि अगर दलित पे हमला हुआ है तो जहां हमला हुआ है सरकार किसकी थी, सरकार अगर लेफ्ट की है, कांग्रेस की है या ममता बनर्जी की, तो मुद्दा नहीं है जी। मुद्दा कब है, जब बीजेपी की है। तो ये इनके जो इतनी सेलेक्टिव अप्रोच है इनको दलितों से कोई प्यार नहीं है, इनको इनकी पॉलिटिक्स से प्यार है जी। और उसी कारण से बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। जब भी दलित पे हमला होता है तो शुरू में 2-4 घंटे में इनके जो चाहे प्रशांत किशोर हो या कोई भी, वो एनालाइज करके बताते हैं कि हाँ ये अपने काम का है। तो हालांकि प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि नहीं होगा, पर उस तरह के बहुत सारे लोग हैं इनकी आईटी सेल वाले, वो बोलते हैं कि हाँ इस पे कूद पड़ो आप। कई बार तो आधी अधूरी जानकारी से ही कूद पड़ते हैं और बाद में अपने बयानों को वापस देना पड़ता है, ट्वीट को डिलीट करना पड़ता है। बिल्कुल ये स्थिति है। बिल्कुल, एक तो होमवर्क पूरा प्रॉपर होता नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े के बारे में मालूम नहीं, लेकिन चिल्लाने से फायदा होगा नहीं, ये भी साफ तौर पर स्पष्ट है। यहाँ पर कई बुद्धिजीवी बैठे हैं जिनको बुद्धिजीवी मानने को तैयार नहीं हुए। बिल्कुल, ओके, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो तो सच हो जाता है। ये लेफ्ट का एक मेन सिद्धांत है लेफ्टिस्ट पार्टीज का। बिल्कुल, ठीक है राजेश जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। पुष्पेंद्र कुमार जी हमारे पास जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। सर पुष्पेंद्र यादव कर लीजिए थोड़ा। जी, पुष्पेंद्र यादव जी, माफी चाहेंगे। पुष्पेंद्र जी, हनुमानगढ़ की जो घटना सामने आई, इसको आप किस तरीके से समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्थितियां ऐसी हैं कि जब लखीमपुर घटना होती है तो स्थितियां अलग हो जाती हैं, राजनीतिक पार्टियों की सोच बदल जाती है, लेकिन वही स्थितियां कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और वहां पर दलितों पर अत्याचार हो जाए तो सब कुछ सन्नाटा, मौन। नहीं देखिए सर, हम तो पहले से कहते हुए आ रहे हैं, आज से नहीं, पहले भी हमने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जो है एक ही पार्टी के दो हिस्से हो रहे हैं आजकल। और देखिए लूटने में कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं करी। आप एक बात बताइए, आप इतनी बुरी तरह से, जब आपने देखा होगा वीडियो, दलितों के ऊपर अगर ऐसे उत्पीड़न होगा तो उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं है, अभी ठोस कोई कार्रवाई नहीं है और उसमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। लखीमपुर ले लो तो सर, मतलब दोनों तरफ से सेम सिचुएशन चलती आ रही है। लेकिन जिन सरकारों को ये सोचना चाहिए, ये वही दलित हैं जिन्होंने आपको वोट दिए, ये वही किसान हैं जिन्होंने आपको वोट दिए, आपको सत्ता में बिठाया है, और आप लोग इतने सत्ता के नशे में इतने चूर ना हो कि आने वाले चुनावों में आपको इनका खामियाजा भरना पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए, लोकतंत्र की हत्या करने में इन दोनों में होड़ लगी हुई है। कौन आगे है कौन पीछे है, ये समझना बड़ा मुश्किल है सर। और ये जो लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या शायद ही पूरे हिंदुस्तान में पार्टी की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे पुष्पेंद्र जी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसा भी रहा कि आप उनके साथ गठबंधन में आकर राजनीतिक दलों के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। आज कांग्रेस को लेकर आपकी क्या सोच है? करना पड़ता है, हो रहा है। परिस्थितियां जब बदल जाती हैं, अब आप समझिए बात को, हम लोगों ने गठबंधन किया, हमको गलती स्वीकार हुई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हमने कोई स्वीकार गलती अपनी कर ली तो हम उनकी गलत बातों को ठीक कहें। हम कहते हैं कि हो सकता है वो हमारी गलती रही हो, उस गलती को हम स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके गलत काम में साथ देंगे। हम पहले से कहते आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने कहा कि हम लोग सरकार से बिल्कुल अलग लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, छोटे दलों से गठबंधन होगा। और दूसरी बात, गलत करने में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नंबर बना रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है हम भारत में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं। दलितों को इतनी बुरी तरह मारा जाता है। लेकर जो चिंता मायावती की थी वो तो सामने आ गई, समाजवादी पार्टी की चिंता दलितों को लेकर क्या है, कैसे समझें इसको? क्या लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं, लेकिन सपा का कार्यकर्ता कोई राजस्थान जाए नहीं क्योंकि वहां पर वोटों को लेकर कोई फायदा होगा नहीं, ऐसे भी इसको देखें क्या सर?
नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसमें भी जब अब साहब आप समझ पा रहे हैं, अभी किसानों के ऊपर जो दिक्कतें हुई उसमें भी, और फिर कुछ निजी कारण थे कि जिसमें अभी तक हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन ऐसा नहीं, इन फ्यूचर हम जाएंगे। 2 दिन पहले की घटना है, हम इसमें अब आगे भी अब जो भी आदेश मिलेगा राष्ट्रीय से उसमें जाएंगे। और ऐसा नहीं है, दलितों के लिए हम तैयार। तो तुरंत एक्शन में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता आ जाता है, ग्राउंड लेवल पर सबों को मैसेज चला जाता है, लेकिन इसमें नहीं गया क्या? ऐसा है पुष्पेंद्र जी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हो सकता है, मैं फिर आपको भी कह रहा हूँ कुछ चीजें, क्योंकि हमारे प्रदेश में भी इतना जो है चरम पर है बिल्कुल अपराध, तो हम लोग जब वहां पर अपने उसको भी देखना जरूरी है, पहले अपना घर भी देख लें। लेकिन दलितों को लिए संवेदनाएं हमारे साथ हैं, उसके लिए हम कह रहे हैं हमारे कल परसों हो सकता है कोई ना कोई जाएगी। तो सर ऐसा नहीं कर सकते आप। कहने का मतलब ये, पहले हमारे घर में इतना ओके। रविकांत जी हमारे साथ हैं, दलित समर्थक हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। रवि जी बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में, फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे साथ। रवि जी आवाज मिल रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, ये जो घटना हनुमानगढ़ में हुई निंदनीय है और वाकई इसको लेकर निंदा की भी जा रही है, लेकिन हैरानी है कि राजनीतिक दल इस पर सिर्फ सियासत और राजनीति करने का प्रयास की दिशा में, इस वजह से क्योंकि मायावती ने भी ट्वीट करके कह दिया कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आप बीजेपी के शासन पर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस के शासन को लेकर क्या, जहां हनुमानगढ़ में एक दलित को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। रवि जी, दरअसल देखिए कि दलितों के साथ अत्याचार की घटना कोई पहली बार नहीं है और मुझे लगता है कि अंतिम बार भी नहीं है। लगातार जिस तरह से आजादी के 70 साल के बाद भी इस तरह की घटनाएं जारी हैं, वो दिखाता है कि लोकतंत्र में दलितों को लेकर के जो तमाम सरकारें हैं उनकी संवेदनशीलता क्या है। जाहिर तौर पर अगर कोई घटना होती है तो उसके पीछे राजनीति भी होती है और विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उस सवाल को उठाए, और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जो भी अपराधी उसमें शामिल है उनको वो सजा दिलवाए और पुलिस उसकी जांच करे, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस मुद्दे को उठाए। रही बात चाहे मायावती हो या तमाम दलित एक्टिविस्ट हो, वो भी निश्चित तौर पर सक्रिय है और वो भी उसकी मांग कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी, जैसा कि उसने लखीमपुर खीरी में किया, बढ़ चढ़ करके उस मुद्दे को उठाया, उनको भी मुझे लगता है कि स्वयं प्रियंका गांधी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो नहीं जा सकती हैं तो किसी कांग्रेस के बड़े लीडर को पहुंचाना चाहिए। और इसके अलावा स्वयं जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या बयान है मुझे तो खैर जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत साहब ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया होगा और वो निश्चित तौर पर दलितों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है उसके ये जो एक्टिविटी है, मैं रवि जी ये समझना चाहता हूं, सभी राजनीतिक दलों का जिक्र कर रहा हूं, जो एक्टिविटी जिसमें माइलेज मिल जाए उस एक्टिविटी को जल्दी किया जाता है। जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसको लेकर प्रियंका गांधी दौड़ी चली आई, लेकिन हनुमानगढ़ की घटना को लेकर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता वहां पर नहीं पहुंचा। ये स्थितियां बनी हुई है, ना ही अशोक गहलोत को लेकर वहां पर बोला गया हो। क्या इसको किस तरीके से देखें आप? लेकिन निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के लिए यूपी में स्पेस था कि वो यहाँ जो चुनाव है आने वाले, उस चुनाव में वो अपनी भूमिका को स्थापित करें, वो अपनी सक्रियता को दिखाएं और योगी सरकार को, यानी कि लोगों की मौत पर राजनीति करना भली भांति जानती है कांग्रेस पार्टी, या फिर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से? ये सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है, ये तमाम राजनीतिक दल वही करते हैं। लेकिन हमारी चिंता सिर्फ ये है कि क्या वो इस राजनीति के पीछे उनकी ईमानदारी है कि नहीं है। अगर लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी खड़ी हुई है तो उनकी जो राजस्थान की सरकार है वो क्या कर रही है। अगर वो कोई तत्काल कार्रवाई करती है तो मैं मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी ईमानदार है। अगर वो ढीला ढाला रवैया अपनाते हैं तो मैं समझूंगा कि दलितों के प्रति उनकी कोई ईमानदारी नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि अशोक गहलोत सरकार कर क्या रही है। बिल्कुल, करने का आलम तो ऐसा है रवि जी कि एक दिन के बाद इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है और फिर उसके बाद स्थितियां ऐसी होती हैं कि 4 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये पूरा मामला तूल पकड़ लेता है, सोशल कैंपेनिंग शुरू इसको लेकर हो जाती है। ठीक है रवि जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता भी हैं। आशीष जी, क्यों विरोधी दल के तौर पर अगर विपक्ष में आप वहां पर बैठे हैं तो वो इस मामले को उठाने में क्या आप लोग भी नाकाम रहे? यही वजह है कि बहुत वक्त लगा न्याय में, या लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको घटनाक्रम बताता हूं हेमंत जी। ये परसों 9 तारीख को जब इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, उन्होंने बकायदा इस घटनाक्रम को लेकर के ट्वीट किया और जो हमारे वहां पे स्थानीय नेता है उन्होंने पूरा इस घटनाक्रम की जानकारी ली
और हमने इसको जितना अच्छे लेवल से हो सकता था उसको उठाया है। चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, सबने अपने अपने स्तर पर इसको उठाया है। और आज ही यहाँ के प्रमुख अखबारों में जो है बहुत अच्छे से इसको कवर किया गया है। ये बात सही है कि ये घटनाक्रम 7 तारीख को होता है। इस पे आते आते इसको मीडिया में आते आते इसको 2 दिन लग जाते हैं। वो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि जब ये घटनाक्रम होता है स्थानीय स्तर पे, तो कई बार क्या होता है कि जो स्थानीय प्रशासन होता है ना, वो चीजों को बाहर आने नहीं देता है। आप देखिए, वो दबाने का प्रयास करता है। और ऐसा एक प्रयास आपको याद होगा तो लोकसभा के जब चुनाव थे मई 2019 में, तो अलवर में एक प्रकरण होता है जहाँ पे एक महिला के साथ गैंगरेप होता है, आप देखिए। और ये घटना होती है लगभग 28 अप्रैल के आसपास। और क्योंकि हमारा जो 2 चरण में चुनाव था और दूसरा चरण हमारा 6 अप्रैल को था, 6 मई को था, सॉरी। तो आप देखिए 7 दिन तक पूरा प्रशासन जो है, एसपी से लेकर के थानेदार, पूरे घटनाक्रम को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि किसी तरह से जो सेकंड फेज है लोकसभा का राजस्थान में, वो टल जाए, उसके बाद चीजें आउट हो। तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की भूमिका रहती है। उत्तर प्रदेश में एक बार आप देख ले, लखीमपुर अभी जो कांड हुआ है उसमें भी यही रवैया आप लोगों ने अपनाया है सर, सेम यही रवैया। एक मिनट मैं सुन रहा था, अभी रविकांत जी को भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई हमको जो राजनीति वो ईमानदारी से करनी चाहिए। देखिए, जहाँ पे हमारी कमियां हैं हम उसको स्वीकार करते हैं और जो सुधार करने हैं वो करेंगे। इस तरह की घटना कहीं पर भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हो, चाहे कांग्रेस के राज्य में हो, किसी अन्य राज्य में हो, इस तरह की घटना की निंदा की जानी चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये वहाँ के प्रशासन को इंश्योर करना चाहिए, तभी जाकर के हम सच्चे रूप से। ठीक है आशीष जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर इतनी एक्टिव नहीं है कि इस मामले को इतना ज्यादा उठाने का प्रयास उनकी तरफ से नहीं किया गया? हालांकि जब 2-3 दिन के बाद ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंचा, तब इस मामले पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटी नहीं है बीजेपी पार्टी की ऐसे मामले को? मैंने कहा ना आपको, देखो होता क्या है, देखिए हेमंत जी, होता क्या है, चीजें इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। प्रशासन जो होता है वो चीजों को दबाने की कोशिश करता है कि भाई आप किसी की हत्या हो गई, अब हत्या वीडियो तो बाद में आता है ना कि हत्या हो गई, तो साहब क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कोई मार के चला गया, क्या हुआ। ये जब घटनाक्रम आया, जैसे घटनाक्रम का हमको पता चला, हमारे जो प्रदेश में के जो बड़े नेता हैं और जो केंद्र में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सबने अपने अपने स्तर पर इसको उठाया। और आप देखिए ये पूरा ऑलमोस्ट नेशनल मीडिया में आया हुआ है मुद्दा है। क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ये कांग्रेस शासित राज्य है, नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि जो दलितों के साथ अत्याचार है वो रुकना चाहिए। सभी सरकारों को, और जो विरोधाभास वाली स्थिति बनी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो कम से कम स्पष्ट होनी चाहिए कि आपकी सरकार अगर वहां पर है, आप अगर सत्ता में हैं। तो बस लगातार हो रहा है। आप देखिए, एक मिनट हेमंत जी, ये कोई एक घटनाक्रम नहीं है। ये 2021 के अंदर पिछले 3 महीने में ऐसे 3 घटनाक्रम हो चुके हैं जहाँ दलित युवकों की पिटाई करके हत्या की जा चुकी है। आप देखिए, झालावाड़ में तो मॉब लिंचिंग हुई है, बिल्कुल, कृष्णा वाल्मीकि को पीट करके मारा गया है। अलवर में अभी थोड़े दिन पहले एक जाटव को मारा गया है। ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पुष्पेंद्र जी कुछ कहने पर उनको सुन लेता हूँ, उसके बाद राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके, पुष्पेंद्र जी कहिए अपनी बात। सर हेमंत जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अभी हुआ किसानों के साथ, उसमें इनका कोई मंत्री गया? क्यों उसमें कोई किसी मंत्री ने वहां जाके जाने की वो नहीं करी? क्या वो किसान वो आतंकवादी थे क्या? उनको ये किसान नहीं मानते? जिन लोगों को आपके मंत्री के बेटे द्वारा और जीप से कुचल दिया गया, क्या वो आपके हमारे देश के वासी नहीं थे? हमारे उत्तर प्रदेश के वासी नहीं थे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी वहां जाने की? आप बताइए। आप लोग कह रहे हैं कि भाई दबाया जाता है, तो ये काम तो आप भी कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए आशीष जी एक बार फिर। जब कोर्ट ने जवाब दे रहे हैं, पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए। उसके बाद में आप लोगों ने उनको गिरफ्तार किया। पुष्पेंद्र जी, आशीष जी जवाब दे रहे हैं। फटकार लगाई, उसके बाद आप लोगों ने गिरफ्तार किया। क्या बताइए, शर्म की बात नहीं है? ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। इतने 4-5 किसान शहीद हुए, उसके बाद भी आप लोग उसको दबाने में लगे रहे। जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपने सवाल पूछ लिया, एक बार जवाब सुन लीजिए सर। हाँ कहिए। पुष्पेंद्र जी, वहाँ पे हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए, हमारी सरकार है, जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी मिलती है 12 घंटे के अंदर बकायदा एडीजी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जितने पीड़ित पक्ष हैं उन सबसे चर्चा करते हैं और क्राइसिस को डिफ्यूज करते हैं। आप देखिए, कोई नहीं बचेगा पुष्पेंद्र जी, किसी को नहीं बचाया जा रहा है। आपके घर के बाहर नोटिस चिपकारी होती है, मंत्री का बयान आता है कि मेरा बेटा घर में है, और आप लोग वहां पर नोटिस चिपका रहे होते हैं। ये ड्रामाबाजी सर क्यों? देखिए, एक मिनट पुष्पेंद्र जी, होता क्या है, देखिए
जो कार्रवाई होती है वो पुलिस स्तर पे होती है। ये कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के नोटिस चिपकाता नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। अगर पुलिस की कार्य प्रणाली में भी जो गड़बड़ हुई है तो सरकार उसका भी ध्यान रखेगी। पुष्पेंद्र जी मेरी बात तो सुनिए, आपकी पुलिस बाहर चिपका के ड्रामा दिखा रही है, पब्लिक को पागल मेरी बना रही बात है, तो मीडिया में सुनिए, दिखा रही है। मेरी बात सुनिए एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। पुष्पेंद्र जी देखिए, जो प्रदेश में जो लोग बैठे रहते हैं, राजनेता या चाहे गृह मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, देखिए वो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि हो क्या रहा है। ये तो जो स्थानीय प्रशासन होता है ना, वही सत्ता के प्रभाव में इस तरह की चीजें करता है। और ये किया है तो गलत किया है। सर यही अगर किया है तो मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। सर क्या सुने आप लोग, छोटी बात कह रहे हैं, 5-6 लोग मर गए, आप कौन शहीद हो गए, आप छोटी बात कर, कौन कह रहा है छोटी बात तो कह नहीं रहा है। बदलिए, अरे छोटी बात कौन कह रहा है, आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है यही स्थिति है, यही फर्क है जो फर्क निकलकर सामने आ जाता है। फिर दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। आशीष जी, वही सवाल पूछा जा रहा था, पुष्पेंद्र जी ने भी वही सवाल पूछा कि अगर वहां पर्यटन के तौर पर विरोधी दल के नेता उसको पर्यटन स्थल बना रहे थे तो मंत्री साहब क्यों नहीं पहुंचे हालचाल जानने के लिए किसानों का, ये वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वो काम कर दिया गया पुष्पेंद्र जी, 45 लाख रुपए दे दिए गए किसान परिवार को, सरकारी नौकरी दे दी गई, न्यायिक जांच के लिए रिटायर्ड जज को लेकर ये जांच सौंप दी गई पुष्पेंद्र जी। ओके सर, मैं आ रहा हूं राजेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज राजेश जी अपनी बात रखते हैं, आखिरी कमेंट सब सबूतों को मिटाने के बाद ये सब आगे किया गया। सर ये देखिए ना, अखिलेश यादव जी को घर से निकलने नहीं देगा जब इनको प्रेशर। ठीक है पुष्पेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ प्लीज, सर वक्त नहीं है, प्लीज राजेश जी। देखिए पुष्पेंद्र जी बहुत युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इन्होंने शायद समाजवादी पार्टी का, इनकी ही पार्टी की सरकार का पुराना इतिहास शायद इनको याद नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, वो तो भाजपा का, देखिए आशीष जी की एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई नहीं करी। नहीं, आपने जो राम जन्मभूमि आंदोलन में जो गोली चली थी, आईटीबीपी के लोगों ने चलवाई थी, उसको तो आप मानने को तैयार नहीं हो। लेकिन इन बातों को हिंदू मुस्लिम आपकी पार्टी ने क्या क्या किया है सबको मालूम है ना, आप इंसान बन जाओ, आपको अधिकार ही नहीं है बोलने का, आपका जब सच सामने आता है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है पुष्पेंद्र जी। अगर आपके शासनकाल के दरमियान भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है तो आप उसको मान लीजिए, इसमें कहां कोई दो राय है, वही बात तो राजेश जी कह रहे हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी, एक बार बात पूरी हो जाए, फिर मेरे को आखिरी कमेंट लेना है धनुष जी से, वाइंड अप करना है प्लीज। राजेश जी अपनी बात रखते हैं। हेमंत जी, कैराना में क्या स्थिति बनी इनकी पार्टी की सरकार रहते हुए, क्या मुजफ्फरनगर में हुआ, वो सब चीजें इनको कुछ भी नहीं मालूम है। तो इनको दिखेगा भी नहीं, लेकिन इनको बस ये दिख गया कि वहाँ मंत्री क्यों नहीं पहुंचा है, वहाँ ये क्यों नहीं पहुंचा, वहाँ वो क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि इनकी पार्टी का भी एजेंडा था, वहाँ पे सब लोग मिलकर जाएंगे, इनकी पार्टी का भी एजेंडा वही था। ओके, आखिरी कमेंट धनुष जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ राजेश जी आपको। धनुष जी आखिरी कमेंट। देखिए मैं एक बात कहूंगा, जो होना था उत्तर प्रदेश में उसके कानून में इंटेंशन देखा जाता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार जो है विपक्ष उसको देखता है कि सरकार को फटकार लगाए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पूरे लोगों को फटकार लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे ने सुप्रीम कोर्ट फटकारा। लेकिन एक बात मैं, लास्ट टाइम है, आपका वक्त थोड़ा कम है डिबेट का, मैं कह देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी पॉलिटिकल से अलग हटकर, मैं सीधा बोल रहा हूँ, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए हनुमानगढ़ के इस कांड पर, और उनको फटकार लगाना चाहिए था कांग्रेस की सरकार को। क्योंकि देखिए मैं आपको क्या कह रहा, आज हर राजनीतिक पार्टी वोट मांगती है, जैसे अभी पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छे से कहा, अभी जोश है ना इनको। ठीक है, बिल्कुल संवैधानिक बॉडी भी किसी के प्रभाव में नहीं आनी चाहिए, ये जिक्र आप करना चाहते हैं धनुष जी। माफी के साथ, वक्त नहीं है प्लीज, वक्त नहीं है, माफी के साथ रोक रहा हूं। धनुष जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। 12 की बहस में जिक्र दरअसल हनुमानगढ़ का था और दलित के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर आखिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी मौन क्यों है, ये सवाल जब पूछा जाता है तो कांग्रेस पार्टी छटपटा जाती है। स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उनके पास इसका जवाब होता नहीं और फिर एनसीआरबी के आंकड़े गिराए जाते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मामले अगर बलात्कार के सामने आते हैं तो उस पर मुंह छुपा लेती है गहलोत सरकार। इसके साथ 12 की बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।